Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आई है। इस स्टडी के अंदर बात ये करी गई है कि अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत के लगभग 60% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पूरा साल भर आपकी जो हवा है वो खराब रहती है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में टोटल 749 डिस्ट्रिक्ट्स में से 447 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें साल भर हवा की हालत खराब है। और अगर हम सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में तो दोस्तों ये जो नंबर है 82% आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, पहली बात तो ये है ना कि अगर भारत में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो करता है। बेसिकली डब्ल्यूएचओ का ऐसा मानना है कि हमारा जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम 2.5 जो है ना, उसकी मात्रा 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होनी चाहिए। ये तो डब्ल्यूएचओ का मानना है। पर भारत ने इसको थोड़ा-सा ईज़ी किया हुआ है। भारत ने इस स्टैंडर्ड को रखा हुआ है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 8 गुना आसान है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ को तो हम बिल्कुल ही हम फॉलो कर ही नहीं पाते, भारत में कोई भी डिस्ट्रिक्ट फॉलो नहीं कर पाता। पर बाकियों की भी अगर हम बात करें ना, उसमें भी हालत हमारी खराब ही है। 60% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ पे खराब रहते हैं, साल भर उनकी हवा खराब रहती है। सर सबसे बुरी हालत कहाँ पे है? सबसे बुरी हालत आपको दिल्ली में और असम में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेजरली सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स आपके हालत खराब है। उसके अलावा बिहार में, हरियाणा में, ये स्टेट्स में चीज़ें थोड़ी इश्यूज़ हैं। फिर आपका नंबर उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल का आता है। पर अगर हम बात करें दोस्तों सदर्न इंडिया की स्टेट्स की ना, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, सिक्किम, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके अंदर जो हमारी पोल्यूशन के लेवल है वो मोस्टली विद इन लिमिट्स ही है। सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाइफर्केशन देखने को मिलेगा ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसी स्टेट्स जो कंपेरेटिवली आपको क्लीनर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों डेट है आज की 26 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हाईली गुबी वॉल्केनो के बारे में। देखो, ये अभी तक आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुन ली होगी। थोड़ा सा इसको अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हुआ दरअसल में दोस्तों क्या कि यहाँ पर ना इथियोपिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे दिस इज इथियोपिया। ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको एक देश देखने को मिल जाएगा। ये एक अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ जिसका नाम है हाईली गुब्बी वॉल्केनो। ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ और ये इरप्ट होता है यहाँ पर अफार ट्रिपल जंक्शन। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, क्या नाम है यहाँ पे? अफार ट्रिपल जंक्शन। अब सवाल आएगा कि इसको ये नाम से क्यों बोलते हैं, वाई डू वी कॉल इट अफार ट्रिपल जंक्शन? देखो आप सब लोगों ने ना अपनी ज्योग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। दरअसल में अफार जो जंक्शन है ना, यहाँ पर तीन ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। एक दोस्तों है आपकी अफ्रीकन प्लेट, एक है आपकी यहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिल जाएगी, और तीसरी जो आपको प्लेट है वो आपको यहाँ पे सोमाली प्लेट, ठीक है। एक्चुअली में ना एक अफ्रीका की नुबिनियन प्लेट है, एक सोमाली प्लेट है। ये तीनों जो आपको मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये तीनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दूर जा रही हैं, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उससे यहाँ पे जो क्रस्ट है ना वो यहाँ पे पतली होती जा रही है, जिस वजह से जो मैग्मा है वो इरप्ट हो पाएगा, ऊपर आ पाएगा। एंड उस वजह से कहीं ना कहीं हमें नोटिस करने को मिलते हैं किस तरह से वॉल्केनो इरप्ट हो जाते हैं। अब भारत के लिए चिंता की बात पता क्या होगी है कि ये जो हाईली गुब्बी वॉल्केनो जो यहाँ पे आपका इथियोपिया में इरप्ट हुआ, यहाँ से आपकी हवा जो फ्लो करते करते आपकी जो डस्ट थी वो भारत तक पहुंची। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये मतलब इथियोपिया की आप बात कर रहे हो और कहाँ दिल्ली कहाँ इंडिया, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं इसका आपको रीजन समझाता हूँ। एक्चुअली ना ये जो आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ, इस वजह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको ऐश प्लूम्स आपको देखने को मिले, ठीक है। इनकी जो हाइट थी ना वो लगभग 14-15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड की थी। मतलब जमीन से 14-15 किलोमीटर की हाइट तक इनके ऐश प्लूम्स आपको देखने को मिल जाए। इस वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड और वॉल्केनिक गैसेस, आपके ग्लास और बहुत सारी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है।
और आप लोग जानते होंगे कि ये जो रीजन आ गया ना 14-15 किलोमीटर वाला, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर आ गया। और अपर एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी चलती हैं अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स। और ये जो विंड्स थी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इन अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स की वजह से इस तरह से ये सारा का सारा जो भी आपका ऐश प्लूम्स और आपकी गैसेस थी, ये फ्लो करती करती आपकी इथियोपिया से गई रेड सी के ऊपर, रेड सी के बाद अरेबियन पेनिनसुला, फिर आगे पाकिस्तान, और इस तरह से इंडिया तक यहाँ पे पहुंची। तो भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर वाला जो रीजन था, यहाँ पर आपको ये ऐश प्लूम होती हुई देखने को मिली। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो आया हमारे जो आपका जो सेक्टर है हमारा एयरवेज का सेक्टर, जो आपकी फ्लाइट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फ्लाइट्स को काफ़ी दिक्कत आई, इस वजह से काफ़ी सारी फ्लाइट्स को यहाँ पे डिले और उनको डाइवर्ट भी यहाँ पे किया गया। ठीक है, ये बात तो चलो हमें समझ आई। अब थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ लेते हैं। देखो ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है ये एक शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो आप समझते होंगे जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। देखो एक तो होते हैं स्टीप वॉल्केनो, स्टीप में आपका इस तरह से वॉल्केनोज होते हैं, पर ये अपने आप में एक शील्ड वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा अफार इथियोपिया के अंदर। एंड ये दरअसल में आपका जो वॉल्केनो है ये अल्टा एले रेंज का ही एक मेंबर है। बेसिकली यहाँ पर एक सिंगल वॉल्केनो नहीं है बल्कि एक वॉल्केनिक चेन आपको देखने को मिल जाएगी इस सिस्टम के अंदर, जिसको आप लोग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के नाम से आप यहाँ पे जान सकते हो। तो 2025 में इरप्ट हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये जो आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ है ना, ये बहुत लंबे समय के बाद इरप्ट हुआ है। लगभग 10,000 से 12,000 साल डोरमेंसी में रहने के बाद ये यहाँ पे इरप्ट हुआ है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज एक वॉल्केनो डोरमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्केनो खत्म हो गया ना। ऐसा समझ लो कि वो सोया हुआ है, किसी भी दिन वो जाग सकता है। इसी को बोलते हैं डोरमेंसी, राइट। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 1,000 साल बाद, 5,000 साल बाद इस तरह से वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसका कारण क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ पे मैग्मा बिल्डअप हो रहा था अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से, राइट। उससे आपका हॉट मेटल मटेरियल ऊपर राइज किया एंड इस वजह से हमें ये वॉल्केनो देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे बसाल्टिक मैग्मा, सिलिका रिच मैग्मा, ये काफ़ी टाइम से एक्युमुलेट हो रहा था। कहीं न कहीं गैसेज़ भी साथ में ट्रैप थी, तो अचानक से बहुत तेज़ी से यहाँ पे रिलीज़ हुआ। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो नए-नए जो फ्रैक्चर्स थे, ठीक है, वो आए, उससे एक तरह से सरफेस मिला ओपन अप होने का एंड उससे अचानक से आपका ये सडन इरप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस देश की बात करें ना इथियोपिया की, तो प्लीज़ आप इस बात को अंडरस्टैंड करना कि इथियोपिया अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। लैंड लॉक्ड कंट्री तो है, पर ये आस-पास 6 देशों के साथ यहाँ पे घिरा हुआ है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, एक तो इधर आपका साउथ सूडान, यहाँ पर आपका सूडान देखने को मिल जाएगा, इस साइड आपका नदर्न साइड इरित्रिया हो गया, फिर इधर आपका जिबूती हो गया एंड उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके जो ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट के अंदर आपको एक तो कीनिया और दूसरा सोमालिया, ये देश आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 देशों से यहाँ पे ये घिरा हुआ है। बाकी साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेक ताना देखने को मिल जाएगी, बहुत फेमस लेक है लेक ताना, ठीक है ना। एंड इसमें आपको अलग अलग तरह की टोपोग्राफिक जैसे रिफ्ट वैली, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स और लोलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इथियोपिया कंट्री के अंदर। तो ये कुछ बातें इथियोपिया के बारे में आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज सिंध प्रोविंस के बारे में बात करनी है। दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने ये बोला कि जब हम बात करते हैं ना सिंध की, तो सिंध वैसे ज्योग्राफिकली भारत का हिस्सा नहीं है, पर कल्चरली वो भारत का हिस्सा है, हमारी सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। और हो सकता है कि आगे जाके ज्योग्राफिकली भी भारत का हिस्सा बन जाए। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इन्होंने की। तो थोड़ा हमें इसकी डायमेंशंस के बारे में समझना होगा। देखो पहली बात तो अगर हम बात करें तो सिंध आज के समय ज्योग्राफिकली पाकिस्तान का हिस्सा है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जब मैं बात करता हूँ ना सिंध की, तो देखो पाकिस्तान का तो हिस्सा है ही है, पर इसका जो यहाँ पे पोर्शन जो है वो टच करता है आपका अरेबियन सी के साथ। इसके साथ ही साथ भारत वाली साइड के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपका राजस्थान एंड नीचे आपका गुजरात के साथ ये बॉर्डर इसका टच होता है, ठीक है। बाकी इस साइड आपका बलूचिस्तान के साथ इसका आपको बॉर्डर टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि ये रक्षा मंत्री जी ने ऐसी बात क्यों कही, किस तरह से हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है। देखो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। आप लोग जब हम बात करते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप सब लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी हुई है। मोहनजोदारो के बारे में आपने और बाकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें सिंध का भी हम नाम देखने को मिलता है, तो वो भारत की ही सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है।
तो उसी के अंदर यहाँ पे ये भी हो जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं हमारे जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्लोज हमारा लिंकेज देखने को मिलता है। हमारे बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग हैं आज के समय के ऊपर जो सिंध से आते हैं। पार्टीशन के समय जब आपका बंटवारा हुआ उस टाइम के ऊपर बहुत सारे जो हमारे सिंध भाई थे उनको अपना रीजन छोड़ के भारत में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मतलब जो पाकिस्तान की जो सरकार थी वहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि कहीं न कहीं हमें नोटिस करने को मिलता है कि इट बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत यहाँ पे इनके हक की आवाज़ भी यहाँ पे ऊपर उठाए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे हमारे नेशनल एंथम के अंदर भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बात करी गई है। तो सिंध की भी बात हमारे यहाँ पे हमारे नेशनल एंथम के अंदर हमारे यहाँ पे बात होती है। बाकी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी पास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सिंध की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ना जब हम बात करें हैं जो सिंधु रिवर की हम बात करते हैं, तो सिंधु रिवर के इधर वाले हिस्से को ही मतलब यहीं से वर्ड आया इंडस या इंडिया, राइट? ये सारी बातें आप लोगों को पता होंगी। बाकी थोड़ा-सा इसके बारे में नोटिस कर भी लेते हैं। सिंध देखो बुद्धिज़्म के लिए, हिंदुइज़्म के लिए, इस्लामिक इन्फ्लुएंस के लिए सबका कल्चरल अमलगेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टॉलरेंस, ट्रेड, मैरीटाइम लिंक्स भी बहुत शानदार हैं। इसको सिंधियायत के नाम से भी यहाँ पे हम इसका जो इम्पोर्टेंस है कल्चर के पर्सपेक्टिव से उसको सिंधियायत के नाम से भी जानते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि सिंध को रूल किया जाता था बाय तालपुर मीर्स, जो कि गवर्न करते थे हैदराबाद और खैरपुर से। ये 1783 से 1843 तक ये सिस्टम चला। 1843 में क्या होता है, एक बैटल ऑफ मियानी होती है। इस बैटल के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिंध को अपने कब्जे के अंदर ले लेते हैं एंड इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर 1843 से लेकर 1936 तक यही सिस्टम चलता है। 1936 में ब्रिटिश इंडिया क्या करता है, सिंध को एक अलग से प्रोविंस बना देता है और इसकी अपनी खुद की एक लेजिस्लेचर देता है, क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से काफ़ी अलग था। सो दैट इज़ वाई ये इस तरह की पूरी इनकी हिस्ट्री रहती है। फिर पार्टीशन होता है तो बहुत सारे लोग भारत में आते हैं यहाँ से, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। बाकी लोकेशन मैंने आपको बताई दी सिंध की, एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट रहा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो ये बातें आपको सिंध के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। आज के समय ना एक्चुअली पाकिस्तान ने ना बहुत ज़्यादा सिंध के लोगों पे अत्याचार किया है। एक टाइम था जब सिंध अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इकोनॉमी के अंदर, पर आज के समय वो रोल खत्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इस रीजन का ध्यान नहीं दिया, राइट? तो इसीलिए आज के समय जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ओरामाइन ओ। अब यहाँ पे ना आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, देखने में आपको लगेगा कि ये तो कुछ हल्दी के जैसा लग रहा है पर दोस्तों ये हल्दी नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल डाई है और इसको बैन किया गया है। दरअसल में ना ये जो ओरामाइन ओ है इसको हम डाई के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। येलो कलर की आपका होती है, इसको टेक्सटाइल के अंदर, लेदर प्रोसेसिंग के अंदर, इंक प्रिंट करने के अंदर, ठीक है, पेपर बनाने के अंदर, उन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पर दिक्कत पता क्या है कि बहुत सारे जो छोटे दुकानदार या छोटे इस तरह से जो लोग होते हैं जो फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आपका ओरामाइन ओ खाने के अंदर मिला देते हैं। देखो होता पता क्यों है, क्योंकि एक येलो कलर का उनको रंग देना होता है। अब या तो वो केसर से दे, सैफरन से, या हल्दी से दे। अब ये अपने आप में महंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, ओरामाइन ओ। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, पर तब भी ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी किसी जगह पे छापेमारी होती है, तो वहाँ स्नैक्स के अंदर, मिठाइयों के अंदर ये आपकी डाई जो है ओरामाइन ओ देखने को मिल जाती है। अब देखो अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भी यूएस, यूरोपियन यूनियन और भी ज़्यादातर देशों के अंदर इसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, इसको बैन किया गया है। उसका रीज़न पता क्या है? ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक है, मतलब इसके ज़्यादा कंज़्यूम करने से एक इंसान को कैंसर हो सकता है। पर क्योंकि ये सस्ता है तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने यहाँ पे खाने के अंदर इन चीज़ के साथ मिलावट कर देते हैं, तो उससे लोगों को कैंसर होता है, उनकी लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है, उनके मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो नाम है ना ओरामाइनो, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको डेफ़िनिटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज के समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है आईटीबीपी के बारे में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों आईटीबीपी के अंदर एक महिलाओं के पर्सपेक्टिव से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। वो ये है कि 10
ऑल वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट यहाँ पे स्टैब्लिश करी जाएंगी इंडो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, वहां पर पूरा का पूरा जो काम करने की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो आईटीबीपी की है। अब 10 ऐसी बॉर्डर आउटपोस्ट होंगी जिनका पूरा ध्यान आपकी महिलाएं रखेंगी। तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा कदम है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। देखो आईटीबीपी एक अपने आप में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि लगभग 3488 किलोमीटर का जो भारत और इंडिया के चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको यहाँ पे ये गार्ड करे। 1962 के अंदर इसको यहाँ पे बनाया गया था। आप लोग जानते होंगे कि भारत चाइना का जो युद्ध हुआ, उसके बाद हमें अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, एंड उसी वजह से हमने यहाँ पे इसको फॉर्म किया। पहले इसके लिए जो कानून था वो सीआरपीएफ एक्ट ही था। आगे जाके 1992 के अंदर हमने अलग से इसके लिए कानून पास किया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992। यहाँ से हमने नोटिस किया 4 बटालियंस थी शुरुआत में, फिर आगे जाके हम इसको यहाँ पे और एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बर्फबारी काफ़ी होती है और ठंड भी काफ़ी रहती है, तो 9000 से 14000 की फीट की हाइट के ऊपर मोस्टली ऑपरेट करती हैं। 2004 के अंदर हमारा जो पर्पस था ना, वन बॉर्डर वन फोर्स, तो पूरा का पूरा आपका एंटायर एलएसी का पोर्शन का जो जिम्मेदारी थी वो आईटीबीपी के अंतर्गत ही आ गई, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, सब जगह आईटीबीपी यहाँ पे इसका ध्यान रखती है, हमारा जो रीजन है ये। अब इसका जो मोटो है दैट इज शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, दैट इज वेलर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है ना। तो इस तरह से लद्दाख से, जो काराकोरम पास से लेकर जचपला अरुणाचल के अंदर जो आता है, पूरा यहाँ पे यही इसको देखता है। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे ऐसे रीजन भी होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, तो उसके अंदर ये स्पेशलाइज होते हैं। प्लस ओली उत्तराखंड के अंदर इनका यहाँ पे माउंटेनरिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार अर्थक्वेक आ जाए, अवलांच आ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, तो वहाँ रेस्क्यू मिशन भी यहाँ पे ये रन करते हैं। इसके अलावा नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए या इलेक्शन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो सब इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो एक तरह से लोगों के साथ, जो वहाँ पे गाँव के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके साथ भी ये बातचीत करते हैं ताकि वो भी मदद कर पाए हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब जहाँ पे जो आपकी 10 वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश करी जा रही हैं, यहाँ पे शुरुआत होगी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से, एंड इसको आगे फिर और इन्हेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत का जो पर्पस है जेंडर इंक्लूजन को इंक्रीज करना, तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पैरा सोशल। दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है दैट इज पैरा सोशल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पैरा सोशल वर्ड क्या होता है। देखो एक्चुअली ना कई बार पता क्या होता है, कई बार आप किसी सेलिब्रिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हो, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर के साथ भी हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी यूट्यूबर के डेली व्लॉग्स आप रोज़ देखते हो, उनको इंस्टाग्राम पे, उनको टेलीग्राम पे फॉलो भी करते हो, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि यार वो इंसान तो हमारी ज़िंदगी का ही एक तरह से पार्ट बन चुका है, राइट? तो ये अपने आप में होता है पैरासोशियल। आपको लगता है कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसकी दर्द को, उसके दुःख को, उसके स्ट्रगल्स को मैं समझ सकता हूँ। जैसे हम अपने दोस्तों के, अपने परिवार के दुःख को समझ सकते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमें यही सेम चीज़ यहाँ पे लगती है। उसी को बोलते हैं पैरासोशियल रिलेशनशिप। ये वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं पब्लिक फिगर्स के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने इनको देखा होगा, ठीक है, ये फ्रेंड्स जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस आपका जो सीरीज है, उनमें चैंडलर बिंग का रोल प्ले करते थे। अब इनका एक्चुअल में नाम है मैथ्यू पेरी। अब जब इनकी डेथ हुई ना, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार कोई घर का सदस्य ही हमारा यहाँ पे चला गया है, राइट। इसको बोलते हैं, ये पैरा सोशल रिलेशनशिप है लोगों का, राइट। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के समय के ऊपर कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसी को आपका वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे इसको घोषित कर दिया है। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, जैसे जैसे लोग इन लोगों की ज़िंदगी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन कनेक्शन से उनको एक कंफर्ट, एक कम्युनिटी का एक रोल एक तरह से देखने को मिलता है। ठीक है ना। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, इसमें आपका ऐसा ही लगता है कि बॉन्ड्स जैसे हैं ना वो हमारे खुद के ही हैं। तो इसी वर्ड का नाम है पैरा सोशल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू एक्सरसाइज सूर्य किरण।
दोस्तों कल यानी कि 25 नवंबर से एक्सरसाइज सूर्य किरण स्टार्ट हो चुकी है एंड ये स्टार्ट हुई है उत्तराखंड पिथौरागढ़ के अंदर, राइट। बेसिकली भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये हर साल होती है। एक साल भारत में होती है, दूसरे साल आपका नेपाल में होती है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का ये 19वां एडिशन था। अगर मैं पिछले एडिशन की बात करूँ ना, वो नेपाल के अंदर हुआ था दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, और इस बार 19वां जो एडिशन है वो भारत के उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों देशों की आर्मी कैसे साथ में मिलकर काम कर सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस को आपस में कैसे शेयर कर सकती है, वो सारा यहाँ पे काम होगा। प्लस किस तरह से हम रेडी हो पाएंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें जंगल वॉरफेयर के ऊपर काम किया जाएगा, उसके अंदर ट्रेनिंग की जाएगी। फिर माउंटेनियस एरिया है ना काफ़ी सारा इंडिया और नेपाल के बीच में, तो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन वहाँ पे रन किए जाएंगे। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और भारत की आर्मी जो है वो नेपाल को काफ़ी सपोर्ट भी करेगी उनकी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर और उनकी लगातार ट्रेनिंग के अंदर। प्लस इस बार की जो एक्सरसाइज होगी उसमें काफ़ी सारी नीश टेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ स्पेशलिस्ट वाली चीज़ें, उनको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ताकि उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे मिलकर काम कर पाएँ। तो ये बात थी एक्सरसाइज सूर्य किरण के रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक तो था कि जो सीजीआई का रिमूवल के लिए मोशन होता है, क्या वो केवल लोकसभा में होगा, इनिशिएट होगा? नहीं। देखो जो मोशन होता है वो चाहे आप लोकसभा से शुरू कर दो चाहे आप राज्यसभा से शुरू कर दो, बस लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, राज्यसभा के अंदर आपके 50 मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की बात करें तो बिल्कुल इनका जन्म जो था वो त्यागमल के नाम ही था जन्म के समय, और ये छठे सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के ही बेटे थे। तो अपने आप में स्टेटमेंट अपनी करेक्ट हो जाएगी। आखिरी स्टेटमेंट जो है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के रिगार्डिंग, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।